आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास है हम प्रैक्टिस करते हैं रोज़, और इस समय एलटी ग्रेड उत्तराखंड का पेपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्लास से जुड़े रहिए सदैव, और अच्छी क्लास लगती है तो चैनल को सपोर्ट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये क्लास बेशक होम साइंस एलटी ग्रेड उत्तराखंड के लिए समर्पित है, लेकिन ये सारे प्रश्न होम साइंस के हैं जो सभी के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। और इसमें आए हुए प्रश्न आपको टीजीटी, पीजीटी, यूपी के और भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पर 51 है। वह तंतु जो जलते समय बाल के जलने जैसी गंध देते हैं। ए है लीलन है, बी है शुद्ध ऊन है, सी है रेयॉन है, डी है कपास। तो यहाँ पर एक ऐसा तंतु बताना है जो बाल के जलने जैसी गंध देता है, तो वो है आपका शुद्ध ऊन। शुद्ध ऊन में क्या होता है, सल्फ़र पाया जाता है, और सल्फ़र की उपस्थिति के कारण जो इसकी गंध होती है वो बहुत तीखी मानी जाती है। ठीक है, और रेशों में भी गंध पाई जाती है, लेकिन इसकी गंध तीखी मानी जाती है, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, रेयॉन आप जानते हो 19वीं सदी का चमत्कार कहा जाता है इस रेशे को। ये अर्ध सेल्यूलोजिक रेशा है, इसमें आधा सेल्यूलोज के इस्तेमाल से इसको तैयार किया जाता है। मानव निर्मित ये रेशा है। कपास भी आप जानते हो वनस्पति जगत का रेशा है, और सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला रेशा है, और इसे वाइट गोल्ड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। ह्यूमन फ्रेंडली रेशा होता है। लीलन भी प्राकृतिक जगत में वनस्पति से तने से प्राप्त होता है। लीलन और तने से प्राप्त होता है, और ये वनस्पति जगत का पूछा जाए तो सबसे लंबा रेशा है। ठीक है, प्रकृति में पूछा जाए तो रेशम आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वनस्पति की, तो लीलन सबसे लंबा रेशा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। बाल अपराध के लिए निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपचार नहीं है। यहाँ पर वह उपचार बताना है जो कोई बच्चा है जो अपराध करता है और उसको सुधारने के लिए हम कुछ उपचार देते हैं। तो ऑप्शन देखिए, मानसिक थेरेपी, क्रीड़ा थेरेपी, अंगुली चित्रण थेरेपी, मनो अभिनय थेरेपी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर होगा ए ऑप्शन। मानसिक थेरेपी जो होती है वो नहीं दी जाती है, मानसिक थेरेपी नहीं होती। यहाँ पर क्रीड़ा थेरेपी मतलब बच्चों को खिलाया खेल कूद के माध्यम से उनके व्यवहार को चेंज किया जाता है। ठीक है, अंगुली चित्रण थेरेपी कराया जाता है उन्हें, और मनो अभिनय भी उन लोगों से कराया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है उपचार पूछा गया है, तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य की अवस्था है। ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है प्रौढ़ावस्था, डी है वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था एवं प्रौढ़ावस्था के मध्य कौन सी अवस्था आती है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, वो होती है आपकी किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद आती है, और प्रौढ़ावस्था से पहले आती है। अच्छा, 12 साल और 13 साल की बीच की एक अवस्था होती है, मतलब 12 और 13 साल मात्र 1 साल की अवस्था होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं। ठीक है, मात्र 1 साल की अवस्था होती है। तो कह सकते हैं हम, जो बाल्यावस्था होती है आपकी, उससे पहले भी अवस्था आती है, उसे हम प्यूबर्टी एज कहते हैं। ठीक है ना, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवस्था होगी उसे हम प्यूबर्टी एज कहेंगे। तो यहाँ बात हो रही है किसकी, किशोरावस्था की। किशोरावस्था 2 पार्टों में विभाजित है, ये आप जानते हो कितने पार्टों में, 2 भागों में। एक होती है पूर्व किशोरावस्था और दूसरी होती है उत्तर किशोरावस्था। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था 2 तरीके की होती हैं ये किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था होती है वो आपकी होती है 13 से 16 वर्ष की। ठीक है, 13 से 16 वर्ष की होती है, और दूसरी वाली 17 से 21 वर्ष की होती है। जो उत्तर है वो 17 से 21 वर्ष की होती है। जो ये किशोरावस्था होती है इसे तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, इतना याद रहेगा। अच्छा, इसमें पूछा जाता है जो प्रमुख सिद्धांत विकास के कौन कौन से होते हैं, किसमें, किशोरावस्था में 2 विकास के सिद्धांत प्रमुख माने जाते हैं। एक होता है त्वरित विकास का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने कहा, मतलब एक साथ तरीके से इसे स्टेनले हॉल ने माना है। ठीक है, जो त्वरित विकास का सिद्धांत है इसे किसने, स्टेनले हॉल ने माना है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है इस विकास के विषय में, इन्होंने कहा है कि जो
किशोरावस्था में जो चेंजेस होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो आकस्मिक होते हैं। उनका पूर्व के विकास, जैसे पूर्व में क्या होता है, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है। किशोरावस्था से पूर्व में शैशवावस्था और बाल्यावस्था से ही बच्चा गुजरता है। तो इनका कहना है कि इसमें कोई पहले का कोई संबंध नहीं होता है, ना ही उसका शैशवावस्था से कोई संबंध होता है, ना ही उसका बाल्यावस्था से कोई संबंध होता है। ये त्वरित विकास का सिद्धांत है। किशोरावस्था मतलब अचानक ही होता है बच्चे में जो कुछ होता है, ये स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है, तभी इन्होंने तनाव तूफान की अवस्था भी इसको बोला है। लेकिन एक और होता है दूसरा सिद्धांत, ये त्वरित विकास का सिद्धांत। एक दूसरा माना जाता है इनका क्रमिक विकास का सिद्धांत। जो क्रमिक विकास का सिद्धांत है वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एकदम होती हैं। बच्चा बाल्यावस्था, किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था तक आते आते पहले कुछ अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और वहाँ से ही कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते आते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का कहना ये नहीं, मतलब इनका ये है कि ये क्रमिक विकास का है, मतलब एक क्रम में ही ये होता है। इसे आप ये नहीं कह सकते हो कि एकदम से हो गया। ठीक है, तो ये मतलब इसका थोड़ा विरोध करता है किसका, स्टैनले हॉल का। ठीक है, तो दो सिद्धांत माने जाते हैं किशोरावस्था में, कौन सा, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। दोनों में ये डिफरेंस है। त्वरित सिद्धांत एकदम मानता है कि विकास हो जाता है, बच्चों में चेंजेस हो जाते हैं, और क्रमिक मानता है कि क्रम में होते हैं, जो भी डेवलपमेंट है वो एकदम नहीं होते हैं, क्रम में होते हैं। ठीक है, जैसे विकास होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 54 है, पारिवारिक जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था है। ए है स्थापत्य काल, बी है संकुचित अवस्था, सी है सेवानिवृत्त अवस्था, डी है विस्तार अवस्था। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो द्वितीय अवस्था होती है वो आपकी विस्तार की अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब परिवार मतलब बनता है, मान लो बच्चे की शादी हुई, ठीक है, तो उस समय बच्चा फैमिली छोटी होती है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर वो क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं। प्रथम चक्र में स्थापना होती है परिवार की, फिर द्वितीय में इसका विस्तार होता है, मतलब बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद स्टेज आती है, उसमें क्या होता है, संकुचित अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बाहर निकल जाते हैं अपनी काम के, अपना परिवार बसा के अपने काम धंधे के सिलसिले में, और बाद में पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। ठीक है, तो एक जो पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं वहाँ पर हो जाती है सेवानिवृत्ति अवस्था, मतलब वो अपनी सेवा से फ्री हो जाते हैं, नौकरी चाकरी से मतलब क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो ये सेवानिवृत्त अवस्था होती है, लेकिन सेकेंड स्टेज विस्तार की कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 55, दिवा स्वप्न विशेष रूप से किस अवस्था से संबंधित है? ए है वयसंधि अवस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। देखो, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी एक बार और कि ऐसा कोई मतलब कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे गए हैं, तो ऐसा ये मान के आप लोग ना चलिए कि होम साइंस में कोई टॉपिक आपको छोड़ना है, लगभग सभी पढ़ना है। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन की संख्या मात्रा ज़्यादा पूछी गई है, कहीं से एक दो पूछी गई है, तो इस वहम से निकल जाइए कि आप सिर्फ उत्तराखंड का ही पढ़ के मतलब काम चल जाएगा। मतलब उत्तराखंड वाले हो, कहीं वाले हो, आप लोगों को होम साइंस का लगभग वो सिलेबस जो सब जगह पूछा जाता है वही पढ़ना है। तो आप सारे वीडियोस हमारे देख सकते हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ देखिए सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिवा स्वप्न विशेष रूप से किस अवस्था से संबंधित है? ये है वयसंधि अवस्था, इसी को प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, वयसंधि को। ठीक है, जो आपकी किससे बाल्यावस्था और शैशवावस्था से पहले आती है, बहुत छोटी सी अवस्था होती है, 1 से 2 साल का ये समय होता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है शैशवावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो दिवा स्वप्न जो हम लोग बंद आँखों से एक तरीके से कह सकते हैं सपने देखना, ठीक है, ये ए ऑप्शन सही होगा। वयसंधि अवस्था में ही ऐसा होता है। ठीक है, वयसंधि अवस्था में ही क्या होता है, दिवा स्वप्न वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर दिया है दूसरा ऑप्शन बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है आपकी, उसे हम पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड कह सकते हैं। ये होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, ये नोट कर लेना। ये छोटे छोटे प्रश्न इजी लगते हैं, पूछे जाते हैं तब गड़बड़ होता है। दूसरी एक अवस्था और होती है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये तो पूर्व है, प्रारंभिक मतलब पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। उत्तर बाल्यावस्था ये होती है आपकी 7 से 12 वर्ष। ठीक है, 7 से 12 वर्ष, इसीलिए 2 से 12 वर्ष तक जो होती है बाल्यावस्था मानी जाती है, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था का समय 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का समय 7 से 12 वर्ष माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें, और इस अवस्था में होता क्या है, अगर हम बात करें तो समूह प्रवृत्ति का गुण पाया जाता है। बच्चे अनुकरण करते हैं,
खेल में चीज़ें सीखते हैं, सहयोग करना, सहानुभूति, नैतिकता के गुण यहीं पर खेल के माध्यम से बच्चों में अच्छी तरह डेवलप किए जाते हैं। इस अवस्था में भी थोड़ा समायोजन होता है, बच्चों में समायोजन करना पड़ता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ समायोजन करना पड़ता है उसे, ठीक है। तो इस अवस्था को भी हम समायोजन की अवस्था कहते हैं। साथ ही साथ जिज्ञासा की अवस्था भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। जिज्ञासा की अवस्था भी हम इसको बाल्यावस्था को कहते हैं। जो वयसंधि अवस्था है उस पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य कौन सी अवस्था करती है? सेतु बताया गया है, तो वो वयसंधि अवस्था को बताया है। ये किशोरावस्था और बाल्यावस्था को के बीच में सेतु का कार्य करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाने वाला विलायक कौन सा है, ये बताना है आपको। ए है पोटेशियम परमैंगनेट, बी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी है कार्बन टेट्राक्लोराइड, डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आंसर की के हिसाब से इसमें बी माना गया है, लेकिन मेरे हिसाब से घोलक पूछा गया है, ठीक है। विलायक पूछा गया। विलायक उसे कहते हैं जो दाग को अपने में घोल लेता है। तो यहाँ पर मैं अगर मैंने क्योंकि बुक से आंसर ढूंढा, क्योंकि मुझे इसमें डाउट लग रहा था, तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। बकाया ये जो हैं ये तीनों रासायनिक तत्व हैं, रसायन है जो दाग छुड़ाने में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन घोलक को, दाग को घोलने का यूज़ करते हैं, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। जैसे पेट्रोल है, पैराफिन है, मैथिलेटेड है, स्प्रिट है, एसीटोन है, ये इसी में आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन, मिट्टी का तेल, ये सब दाग को घोलते हैं अंदर, ठीक है, घोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे हिसाब से सी ऑप्शन सही होगा, लेकिन आयोग ने इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब आप इस पर आप जैसा समझें वैसा आंसर समझ सकते हो। मैंने आपको सही आंसर बता दिया। ऊन प्रोटीन युक्त रेशा है। ऊन में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, ए है फाइब्रिन प्रोटीन, बी है कैरोटीन, सी है सेरेसिन, डी है फाइब्रिनोजन। तो हम सभी जानते हैं ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है भाई? कैरोटीन पाई जाती है। फाइब्रिन किस में पाया जाता है? आपके रेशम में पाया जाता है, ठीक है। फाइब्रिन प्रोटीन रेशम में पाया जाता है, सेरेसिन गोंद रेशम में पाया जाता है, और फाइब्रिनोजन किस में पाया जाता है, ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा क्या? कैरोटीन, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 58। शहतूत के वृक्ष पर पाए जाने वाले रेशम के कीड़े का नाम है, ए है एंथ्रापर्नी, बी है लेडी बीटल, सी है काली बीटल, डी है वॉम्बिक्स मोरी। तो शहतूत के वृक्ष पर पाए जाने वाले जो रेशम के कीड़े का नाम है वो तो वॉम्बिक्स मोरी है, लेकिन यहाँ पर एंथ्रापर्नी आपको जो ऑप्शन दिए हैं, इन एक जो प्रश्न अभी इससे पहले मैंने छोड़ा और ये वाला प्रश्न, इसमें एंथ्रापर्नी जो है वो कौन से कीड़े मतलब कौन सा वाला कीड़ा है, मतलब मतलब किसकी पत्तियाँ खाता है, ये बताना है, ठीक है। एंथ्रापर्नी, बॉम्बिक्स मोरी शहतूत के खा रहा है, ठीक है। आप एंथ्रापर्नी का आंसर कमेंट करेंगे और मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है। आजकल इतने माध्यम है, कहीं ना मिले तो गूगल पे आंसर सर्च करो, एथलीट आप लोग सर्च तो करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है। विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है, अर्थात ये प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है और विकास तंत्र को नियंत्रण में रखता है। यह दशा प्रगति का मापदंड होती है तथा इसका प्रारंभ शून्य से होता है, ये कथन दिया गया है। देखो प्रश्न बड़ा है, पर प्रश्न क्या है, ये एक परिभाषा है और आपको ये बताना है किसकी है, ठीक है। तो प्रश्न आपने पूरा पढ़ लिया, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि ये एक डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी होगी या इसको समझ लो, थोड़ा सा आपका काम हो जाएगा, क्योंकि रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ये आई है तो हो सकता है रिपीट हो सकती है, इसलिए इसे पढ़ना जरूर। विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होते हैं। जो आपका डेवलपमेंट होता है, आप जानते हो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होता है विकास, ठीक है। विकास रुकता नहीं है, एक नियत गति से सदैव चलता रहता है। जीव बच्चे के पेट में आने से लेकर पैदा होने तक विकास चलता है, ठीक है। मरते दम तक विकास चलता है, ठीक है। तो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होता है, और जो आपको दिखता है वो मतलब हमारी जो मैच्योरिटी है वो विकास की देन होती है, ना कि वृद्धि की, ठीक है। अर्थात ये प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी व्यक्ति में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है, मतलब वही बात आ गई, भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलता है और विकास तंत्र को नियंत्रण में भी रखता है। यह दशा प्रगति का मापदंड होती है। ये कथन प्रारंभ से शून्य होता है। ये कथन दिया किसने है ये बताना है, तो ये कथन जो आपका है किसका है? सी ऑप्शन सही होगा, जेम्स ड्रेवर का है, ठीक है।
सी ऑप्शन सही होगा जेम्स लेबर का। क्वेश्चन नंबर 60, विटामिन सी की कमी से यह रोग होता है। ए है बेरी, सी बी है पैलेग्रा, सी है अस्थि विकृति, डी है स्कर्वी। तो विटामिन सी की जब भी कमी होती है तो हमें पता है स्कर्वी हो गया, जिंजीवाइटिस मतलब दांतों में झंझनाहट, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं ना। ठीक है, जो आपकी जो पायरिया वगैरह की समस्या होती है ना, उनका भी लिंक होता है विटामिन सी से। अगर आप विटामिन सी वगैरह की अच्छी मात्रा लेते रहते हो तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन का लेवल कम होता है, और विटामिन ए भी संक्रमण रोधी विटामिन माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक भी करती हुई होती हैं कि अगर विटामिन सी शरीर में सही से जा रहा है तो बहुत संक्रमण वगैरह ये चीज़ें नहीं होती हैं। और जो कुछ पायरिया है आपका और कैरीज समस्या है, ये कुछ तरीके की मतलब सड़न वगैरह से ही होते हैं। तो आप अगर इस विटामिन सी लेते रहते हो तो दांतों की बहुत सारी समस्याओं से आप बच सकते हो। तो अस्थि विकृति आप जानते हो कैल्शियम की कमी से भी होती है, विटामिन डी की कमी से भी होती है। और बात करेंगे पैलेग्रा, आप जानते हो किसकी, विटामिन बी3 की कमी से होती है, जिसका रासायनिक नाम नियासिन है, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से होती है। वेरी विटामिन बी1, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है, उसकी कमी से होता है। ओके, और इससे क्या होता है, बहुत सारे चर्म रोग वगैरह आपको देखने को मिलते हैं शरीर में। तो ये सारे रासायनिक नियम भी आप याद रखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर निर्माणक पोषक तत्व है। ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है विटामिन। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, निर्माणक तत्व की। बॉडी ब्लॉक मतलब ब्लॉक जो करती है, मतलब बॉडी को ब्लॉक मतलब बिल्डिंग बनाने का, बॉडी को जो बिल्ड करने का कार्य करती है उसे हम कहते हैं प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है, कार्य करने की क्षमता देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, प्रोटीन आपको की वृद्धि के लिए सहायक है, शरीर के ऊतकों की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए सहायक है। वसा भी आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा और किस प्लस ऊर्जा के साथ साथ कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कोमल अंग जो भी आपके शरीर के अंदर कोमल अंग होते हैं, चाहे हार्ट हो चाहे और अंग हो, उन पर चिकनी लेयर जो होती है, ठीक है, चिकना पदार्थ वो होता है जो वो वसा का बना हुआ होता है। और विटामिन भी आपकी विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, तो इसको हम रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। और जो आपके खनिज होते हैं वो कैसे होते हैं, नियामक और वृद्धिदायक दोनों होते हैं। खनिज लवण को क्या कहते हैं, नियामक और निर्माणात्मक पदार्थ, मतलब नियामक भी करते हैं, शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, और निर्माणात्मक जैसे प्रोटीन निर्माण करती है उस तरीके से निर्माणात्मक कार्य भी करता है कौन, खनिज। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62, एक श्रेष्ठ संचारक का गुण है या के गुण क्या हैं, इनमें से बताने हैं। ए है संचार माध्यमों का ज्ञान, बी है व्यवहार कुशल होना, सी है विषय का पूर्ण ज्ञान, डी है उपयुक्त सभी। तो जो एक श्रेष्ठ संचारक होता है उसमें आप जानते हो उसको सभी संचार माध्यमों का ज्ञान भी होना चाहिए, उसे व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, भाई उसका नेचर ऐसा हो लोग उसकी बातों से प्रभावित हों, अट्रैक्टिव हों, और उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष वर्ग के बच्चों में के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना है। ये है JRA, बी है ICDS, सी है IRDP, डी है DWCRA। तो आप बात कर रहे हो किसकी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पर कौन सा सही होगा भाई, ICDS बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं ICDS की थोड़ी सी। आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई, 1975-76 में मानी जाती है, 1975-76 में मानी जाती है इसकी स्थापना। ठीक है, इसने बहुत सारे काम किए, लेकिन सबसे बड़े काम जैसे कि न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना। जैसे कि अगर बात करें हम किसकी, 1 वर्ष के बच्चे की, 1 वर्ष की, और कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इन्हें नोट भी कर सकते हो आप। 1 वर्ष के बच्चों के लिए कितना 200 कैलोरी आहार, मतलब 200 कैलोरी देना, और 200 कितनी कैलोरी देना, और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन देता है किसको, ग्राम में। ठीक है, ग्राम प्रोटीन किसको, छोटे बच्चों के लिए, मतलब 1 वर्ष से कम बच्चों की बात हो रही। 1 वर्ष से अगर कम आयु का बच्चा है तो 200 ग्राम कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। यहीं पर अगर बच्चा जो है आपका कितना है, 1 से 6 वर्ष का है, 1 से 6 वर्ष का बच्चा है, 1 से 6 वर्ष का बच्चा है, तो क्या करना है, जब 106 वर्ष का बच्चा है तो उसे 300 कैलोरी, ठीक है, 300 कैलोरी, और साथ ही में कितना 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, 10 से 12 ग्राम प्रोटीन। ओके, कितना 10 से 12 ग्राम प्रोटीन किसके लिए, 1 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए ग्राम प्रोटीन। अगर बात करें हम यहीं पर किसकी, गर्भवती माता की। ठीक है, कोई महिला है या गर्भवती है या फिर वो धात्री है, मतलब बच्चे को फीड करा रही है, दूध पिला रही है, तो उसे कितनी 500 कैलोरी,
ठीक है, 500 कैलोरी और तथा 25 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 25 ग्राम प्रोटीन। तो ये अमाउंट याद रख लेना, ये कई बार आपको पता है पूछा जाता है, ठीक है। कितने में? कम से कम 33 परियोजनाएं चली थी स्टार्टिंग में, प्रयोग के आधार पर 33 परियोजनाएं यहाँ पर चलाई गई थी, जिसमें 11 पूछी जाती हैं। किसमें थी? आदिवासी खंडों में थी, आदिवासी खंडों में थी। और बात करेंगे 4 किसमें थी? झुग्गी झोपड़ियों में थी, ठीक है, 4 झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थी। और 18 परियोजना किसमें थी? ग्रामीण खंड में थी, ठीक है, ग्रामीण जगह होती गांव वगैरह उनमें थी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीडीएस से, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? एक बार मुझे उम्मीद है सभी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे और ये चीज़ मुझे शायद आपसे कहनी ना पड़े बार बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन का सिद्धांत नहीं है? अनुपात, संतुलन, रंग या फिर लय। यहाँ पर बात हो रही है किसकी? सिद्धांत का नहीं है। तो आपको पता रंग जो है वो सिद्धांत नहीं है। अच्छा, अनुपात दिया है, संतुलन दिया है, लय दिया है, एक और मैं बता देती हूँ, दबाव, ठीक है। आपको अब बताना है, एक बचा है, वो कौन सा? इसमें 2 बचे हैं, वो बताना है यहाँ पर कौन सा सिद्धांत रह गए, वो कमेंट में बताएं, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसका मतलब आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके हमें आंसर देते चलें। क्वेश्चन नंबर 65 है, सामाजिक व्यवहार के द्वारा बालक किस सामाजिक योग्यता को सीखता है? ए है सामाजिक स्वीकार्यता के अनुसार व्यवहार करना, बी है सामाजिक प्रतिगमन, सी है प्रभुत्वशाली व्यवहार, डी है सामाजिक सहभागिता। तो सामाजिक व्यवहार के द्वारा बालक किस सामाजिक योग्यता को सीखता है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सामाजिक स्वीकार्यता के अनुसार व्यवहार करना, ठीक है। समाज जैसा स्वीकार करता है उसी के अनुसार बच्चा समाज में रहकर व्यवहार करने लगता है, ठीक है। अपवादों को छोड़कर सच्चाई यही होती है, हम लोग अपने समाज के हिसाब से ही काम करते हैं। कुछ लोग, जो लोग अलग निकल जाते हैं समाज से, नहीं समाज को फॉलो करते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दें, आपको यूट्यूब चैनल पर कुछ शॉर्ट्स देखने को मिलते होंगे जिसमें उर्फ़ी जावेद हैं, वो सोसाइटी से अलग ही चलती हैं। हालांकि दुनिया में और लोग भी हैं, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल स्पेशली अपने आप को टारगेट कर दिया कि हाँ सोसाइटी में स्पेशल ही हैं, ठीक है। तो ये लोग सोसाइटी से अलग हो जाते हैं कुछ लोग, लेकिन बकाया नॉर्मल हर कोई व्यक्ति समाज के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, अंकुरण द्वारा भोजन में किस पौष्टिक तत्व की मात्रा सर्वाधिक बढ़ती है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन के, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन ई। तो यहाँ पर बात करेंगे किसकी? विटामिन सी जो है बढ़ता है सबसे ज़्यादा, और साथ ही साथ बढ़ता कौन सा है? विटामिन बी भी बढ़ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो विटामिन सी बढ़ता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखना। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है सही से, ठीक है, और विटामिन के की वजह से एनीमिया भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है विटामिन के की कमी से, तो इस वजह से मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम बात करेंगे तो फेलिक्विनोन है, ठीक है, फेलिक्विनोन है। ए का रेटिनॉल है, अभी बात हुई थी। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरॉल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और विटामिन डी का कोलिक एल्सीफेरॉल है। तो ऐसे रिवीजन होता चलता है साथ ही साथ में। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऊनी रेशों की रचना में मध्य परत कहलाती है? कॉर्टेक्स, बी है कार्बन, सी है मेड्यूला, डी है कैरोटीन। तो ऊनी रेशों की रचना में देखो, ये क्वेश्चन मैं आपसे उस दिन कह रही थी, देखो 18 में भी आया है और आपके 20-21 वाले एलटी ग्रेड में भी रिपीट हुआ। तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू भी करने जरूरी है। ऊनी रेशों की रचना में मध्य परत हमने आपको बताया था 3 परतें ऊन में पाई जाती हैं। कौन सी बताई थी? सबसे पहली होती है क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल होती है। दूसरी मध्य परत कॉर्टेक्स, आंसर आपका मिल गया, यही होगा कॉर्टेक्स, और यही पूछा गया था। और लास्ट की जो आंतरिक परत है वो मेड्यूला होती है, जो उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, ठीक है। तो मेड्यूला जो है खतरनाक परत मानी जाती है, ये भी याद रखना। इसी में मेड्यूला में ही इसका कलर का पिगमेंट पाया जाता है, जिसे मेलानिन कहते हैं, ओके, मेलानिन कहते हैं शायद। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, एक बार मैं देख के बताऊँगी, कोई बात नहीं, थोड़ा समय हो गया, मैंने इस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो अब हमारी जो स्किन का कलर होता है वो भी मेलानिन के कारण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पर कौन सा? कॉर्टेक्स, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो सेकंड परत है, मध्य परत है, वो कॉर्टेक्स कहलाती है उनकी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? ए है यात्री चेक, बी है रेखांकित चेक, सी है वाहक चेक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वाहक चेक होता है वो असुरक्षित चेक का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इस पर क्या होता है, साइन नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी, साइन नहीं होते हैं नहीं, मतलब एक ऐसा चेक होता है जिसे कोई भी भर के बैंक में जमा
कोई भी भुना सकता है, उस तरीके का ये चेक होता है, इसलिए इसे असुरक्षित चेक माना जाता है। तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम तंतु नहीं है? ए है रेयॉन, बी है डेक्रॉन, सी है पॉलिएस्टर, डी है हेम्प। तो यहाँ पर कृत्रिम तंतु पूछा जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा नहीं कृत्रिम तंतु। भाई कौन सा नहीं है? ये तो मानव निर्मित है, डेक्रॉन भी मानव निर्मित है, मतलब रासायनिक तंतु, और पॉलिएस्टर भी मानव निर्मित रासायनिक तंतु है। तो फिर डी ऑप्शन जो है सही होगा। हेम्प क्या है? एक काले रंग का रेशा होता है, ये काले रंग का रेशा होता है हेम्प। और जो हेम्प होता है वो मतलब क्या है, वनस्पति से प्राप्त होता है। वनस्पति में भी पूछा जाए किससे, तो तने से ये प्राप्त होता है। जो सन और सन जिसे हम लीलन कहते हैं, सन और लीलन दोनों साथ में ही वस्त्र जगत में आए। सन जिसे लीलन कहते हैं और प्लस हेम्प ये दोनों एक साथ आए, ये दोनों रेशे, ठीक है। इनसे बनाया क्या जाता है? जैसे क्या पूछा जाए क्या बनाया जाता है, तो गलीचा बनाया जाता है। गलीचा हो गया, रस्से हो गए आपके, ठीक है। जूते के तले भी इससे बनाए जाते हैं, जूते के तले, ठीक है। जूते के तले आपने देखे होंगे, होते हैं जूते में पड़े हुए नीचे को, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं जूते के तले, वो बनाए जाते हैं। और तथा कागज़ बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। किसका? कागज़ बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। मनीला में जो पाया जाता है हेम्प, ध्यान रखना कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। मनीला में जो हेम्प पाया जाता है वो सफ़ेद रंग का मतलब हेम्प होता है। हमारे देश में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हेम्प देखने को मिलता है। अगर रेशे का कलर पूछा जाए तो कैसा होता है, मतलब ये चमकदार होता है। मतलब पूछा जाए साइन कैसी होती है, तो ये काफ़ी चमकदार होता है। और अगर आप अन्वेक्षणीय यंत्र में देखते हो तो बिल्कुल सन के जैसा लीलन दिखता है, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। इसमें भी एक चौड़ी नली दिखाई देती है, जैसे कि लीलन में दिखती है, और उसमें पैक्टिन वाला जमा हुआ पदार्थ दिखता है। इसी तरीके से जो हेम्प होता है उसमें पैक्टिन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उसी की तरीके से नली दिखाई देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, BMI की गणना हेतु सूत्र है। ए है भार किलोग्राम, ऊंचाई मीटर। देखो सेम क्वेश्चन, ये भी रिपीट हुआ, ठीक है। और किस में? 20-21 में भी पूछा गया और अभी भी 18 में भी। भार किलोग्राम, ऊंचाई मीटर। सी है ऊंचाई मीटर भार किलोग्राम, मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2 है, ये स्क्वायर में जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, स्क्वायर में जाएगा मीटर के ऊपर। और ऊंचाई मीटर भार किलोग्राम, तो यहाँ पर सूत्र कौन सा होगा? भार किलोग्राम ऊंचाई मीटर, ठीक है। भार किलोग्राम ऊंचाई मीटर स्क्वायर, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ए है 1986 ईस्वी में, बी है 1976 ईस्वी में, और सी है 1988 ईस्वी में, और डी है 1978 ईस्वी में। तो हमारा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का पारित हुआ था, ये हुआ 1986 ईस्वी में पारित हुआ, ठीक है। बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं भी बात करेंगे विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च, और ये है 24 दिसंबर, ठीक है। ध्यान रखना, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से सामुदायिक सुविधा कौन सी है? ए है अभिव्यक्ति, बी है पोस्ट ऑफिस, सी है घर, डी है धन। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखो अभिव्यक्ति, एटीट्यूड, नज़रिया, ये तो आपकी क्या है, पर्सनल चीज़ें हो गई, व्यक्तिगत गुण हो गए, ठीक है, व्यक्तिगत हो गए। मतलब पोस्ट ऑफिस यहाँ पर सामुदायिक सुविधा है, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। घर भी आप हर व्यक्ति का अपना होता है, और धन भी एक भौतिक साधन है कह सकते हैं, और मतलब हर व्यक्ति के पास होता है, वो कमाता है, ठीक है, लेकिन भौतिक साधन में धन माना जाता है, ओके। अमानवीय साधन माना जाता है, धन को भौतिक माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 2.5 वर्ष की आयु के अंत तक बालक के अस्थायी दांतों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है? ए है 20, बी है 16, सी है 24, डी है 18। क्वेश्चन वही है जो हर बार पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया है। 2.5 वर्ष की आयु तक के अंत तक बालक के अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांत जो होते हैं, मतलब जो परमानेंट नहीं रहते हैं, टूट कर दोबारा निकलते हैं, वो आपके 20 दांत होते हैं, ठीक है। 20 अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, और कितने? 12 स्थायी होते हैं। 12 दांत कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, ओके। इसीलिए इन दोनों को 12 और 20 मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, वृद्धि का अर्थ किस प्रकार के परिवर्तनों से है? ए है गुणात्मक, बी है संख्यात्मक, व मात्रात्मक, डी है, सी है निश्चित, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम अगर वृद्धि की बात करें, इसके हिसाब से आंसर देखें तो वृद्धि जो होती है
संख्यात्मक मात्रात्मक होती है। आप इसको क्या है इसकी तुलना कर सकते हो, जैसे कि मतलब तुलना मतलब इसको माप सकते हो, इसका मापन कर सकते हो। किसी व्यक्ति की हाइट कैस कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है ये आप माप सकते हो, ठीक है, शरीर की चौड़ाई मतलब ये सब चीज़ें आप माप सकते हो। लेकिन आप विकास को कभी भी माप नहीं सकते। विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। आपको क्वालिटीज़ दिखती हैं व्यक्ति की, वही उसका विकास होता है। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे बनता है और बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या पूछ लिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वृद्धि जो होती है किसी भी व्यक्ति में, वृद्धि बाद में होती है, वृद्धि बाद में शुरू होती है, विकास पहले शुरू होता है। वृद्धि पूछी जाए तो बाद में शुरू होती है, विकास पूछा जाए तो पहले शुरू होता है। कैसे और कब, ठीक है, विकास पहले। अब ये बात आपके मन में टेंशन दे रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। जो विकास आपका होता है वो इसलिए पहले शुरू होता है क्योंकि वृद्धि आपकी कैसी होती है, शारीरिक होती है, ठीक है। और शारीरिक होती है तो मतलब वृद्धि का अर्थ ही आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, बढ़ना या फैलना होता है, ठीक है। तो वृद्धि जो होती है शारीरिक रचना को इंडिकेट करती है और उससे पहले विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। विकास क्या होता है, पहले शुरू हो जाता है हर एक प्राणी में। और वृद्धि कब प्रारंभ होती है, वृद्धि होती है गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद। जब बच्चा गर्भाधान होता है, ठीक है, गर्भाधान जब होता है तो लगभग उसके 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद जो होता है वृद्धि शुरू होती है, ठीक है। गर्भाधान करता है जब निषेचन का प्रोसेस होता है। आप जानते हो स्त्री का अंडा पुरुष का शुक्राणु मिलता है, उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और उसी समय 2 सप्ताह का समय लगता है कम से कम, तब तक विकास चलता है सिर्फ, ठीक है। विकास आगे भी चलता है लेकिन वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि चलती है 2 सप्ताह बाद, ठीक है। 2 सप्ताह बाद बच्चे में कुछ परिवर्तन दिखता है, नहीं तो वो अंडा और शुक्राणु मिलते हैं और आपको उसी कंडीशन में वो दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा। 20 वर्ष की आयु के आसपास तक अगर पूछा जाए वृद्धि कब तक चलती है तो 20 वर्ष के आसपास तक ये वृद्धि चलती है। उसके बाद वृद्धि रुक जाती है और आपका विकास हमेशा चलता रहता है, ठीक है। परिवर्तन कैसे होते हैं इसमें, अगर हम बात करें वृद्धि में परिवर्तन कैसे होते हैं, तो वृद्धि में परिवर्तन केवल कैसे होते हैं, केवल लगा लेना, इसमें केवल लग जाएगा। शारीरिक होते हैं और कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं। शारीरिक होंगे और रचनात्मक होंगे। वृद्धि में परिवर्तन कैसे होंगे, शारीरिक और रचनात्मक होते हैं। जबकि विकास में आप जानते हो कैसे परिवर्तन होते हैं, ये पहले विकासात्मक होते हैं फिर विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। विकासात्मक और विनाशात्मक 2 तरीके के परिवर्तन विकास में पाए जाते हैं। तो आज की इस क्लास में 74 क्वेश्चन में इतनी बातें काफ़ी हैं। 75 की बात करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, दूध को शुद्ध करने के लिए, तेल को शुद्ध करने के लिए, शहद को शुद्ध करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए। ए ऑप्शन सही होगा। क्लास कैसी लगी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग शेयर करें। और ये कोई गाना या संगीत नहीं था, जो अच्छा लगेगा भाई प्रश्न है और आपके हर कोई एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।